हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th आईसीएसई के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है जीएसटी। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर लास्ट में एक वर्ड आया टैक्स। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये टैक्स क्या है और इस टैक्स को हम पर क्यों लगाया जा रहा है और ये टैक्स हम पर कौन लगा रहा है और कैसे लग रहा है ना। यहाँ पर और लिखा है गुड्स और सर्विसेज, इसके बारे में हम समझेंगे बाद में, लेकिन यहाँ सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये टैक्स का मसला क्या है। तो चलिए यहाँ पर अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब बात समझिए, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को क्या है, रन करने के लिए रिवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। और तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, एक और है यूनियन टेरिटरी, है ना। समझ लीजिए उसको स्टेट गवर्नमेंट के ही लिस्ट में। अब चलिए बात यहां से समझिए, हर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। तो भैया वो पैसे की उसे जरूरत है क्यों, ये भी तो जानना जरूरी है। तो उस पैसे की उसे जरूरत है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, दूसरा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए जो गवर्नमेंट हमारे लेकर आती है या दूसरे गरीब लोगों के लिए लेकर आती है, काफी स्कीम्स निकालती है ना वो, उसमें भी क्या है, पैसे लगते। तो वो पैसे कहां से आएंगे, तो वो पैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्स के जरिए ही क्या है लेती हैं। अब ध्यान से, दूसरा क्या है, दूसरा एम्प्लॉयज सैलरीज, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, है ना, एक तरह से जो सर्वेंट ही है गवर्नमेंट के, तो उनको तो गवर्नमेंट को पैसा देना होगा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी सैलरीज वो कैसे देंगे, उनकी सैलरीज वो इन टैक्स के पैसे से ही देते हैं ना। वो कलेक्ट करते हैं ये सारी की सारी टैक्सेस अब एज अ रिवेन्यू, चाहे वो स्टेट से कलेक्ट करें या फिर कैसे भी कलेक्ट करें, सामानों पर लगाकर इम्पोज करके। तो वहां से क्या होता है, जो रिवेन्यू इनको यहाँ पर जनरेट होता है, जो इनका पैसा आता है, उन पैसे से वो क्या करते हैं, ऐसे सभी काम करते हैं जो हमारे लिए करते हैं, जो देश के लिए करते हैं। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहां पर जो अगला पॉइंट कह रहा है उस पर नजर डालते हैं। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट्स कलेक्ट मनी यानी रिवेन्यू बाय लेविंग टैक्सेस विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। मतलब जैसे मान लीजिए झारखंड है, झारखंड की जो गवर्नमेंट है वो अपने सारे झारखंड के एरिया में टैक्स लगाकर क्या करती है, वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करती है, यानी जनरेट करती है, यानी मनी कलेक्ट करती है वहां से गवर्नमेंट अपने पास। और उन मनी का क्या यूज करती है, वो मनी का यूज करती है जो उसका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उस पर खर्च करते है, या फिर वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम जितने भी स्कीम्स लेकर आती है गवर्नमेंट उस पर खर्च करती है, या फिर जितने भी एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट के उनकी सैलरीज को देने के लिए वो खर्च करती है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब दूसरी एक और बात समझिए, सपोज मेरे पास ये पेन है ना, क्या है, ये पेन है, और इस पेन का कॉस्ट झारखंड में कितना है, 5 रुपए है सपोज मान लीजिए। तो यहां पर जब ये पेन झारखंड में मैंने खरीदा तो मुझे कितना रुपए देना पड़ा, 5 रुपए देना पड़ा। इस 5 रुपए में मुझे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ा होगा। सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि इस पेन को मैंने 5 रुपए में खरीदा और मुझे 1 रुपए टैक्स लगा, ठीक है। तो यानी कितना रुपए टैक्स देना पड़ा, मुझे 1 रुपए टैक्स देना पड़ा। अब इसी पेन को जब मैं जाकर महाराष्ट्र में खरीद रहा हूं तो इस पेन का मुझे कॉस्ट जो है 7 रुपए देना पड़ रहा है। यानी यहां पर झारखंड पर जब मैंने खरीदा तो मुझे क्या है, 5 रुपए लगा और 1 रुपए टैक्स लगा। और जब मैं महाराष्ट्र में खरीदा हूं तो मुझे 7 रुपए देना पड़ रहा है, यानी 5 से 2 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मतलब वहां मुझे टैक्स अधिक देना पड़ रहा है। भैया ये कोई प्रसाद तो है नहीं जो बट रहा है ना। तो इसी चीज को समझने की जरूरत है कि यहां पर जो टैक्स सिस्टम था ना, पहले हमारे यहां पर जब जीएसटी लागू हुआ उससे पहले ऑलमोस्ट कुछ 13-14 टैक्सेस थे। तो यानी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था इस टैक्स का कि यहां पर काफी कंफ्यूजन होता था, ठीक है, इन सभी चीजों में कि कोई गवर्नमेंट क्या है 5 रुपए में दे रहा है, कोई गवर्नमेंट क्या है 7 रुपए में दे रहा है। तो इन सभी चीजों से उभरने के लिए यहां पर जो चीज सोचा गवर्नमेंट ने, वो सोचा यहां पर जीएसटी के बारे में। यहां पर गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमारा नेशन एक है, तो इस एक नेशन के लिए हमारे पास एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए, यानी 1 नेशन 1 टैक्स। मतलब इस पेन को अगर मैं झारखंड में खरीद रहा हूं, अगर मैं 5 रुपए में खरीद रहा हूं, अगर मैं अब महाराष्ट्र भी जाऊं तो इस पेन को मैं क्या 5 रुपए पर ही खरीदूं। ऐसा ना हो कि यहां पर मुझे कम पे करना पड़ रहा है, वहां पर मुझे अधिक पे करना है। तो इस चीज को हमें क्या है यहां पर दूर किया, किस चीज से लाकर जीएसटी को। तो होप सो आप बातें समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अगर आप इतनी बातें समझ गए तो अब हम आगे चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है उसे देखते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है, इन इंडिया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कुछ 13-14 टैक्सेस थे इंडिया में, तो यानी वो सभी जो टैक्सेस लगते थे ना, अब वो क्या थे, इन 2 कैटेगरी के अंदर आ जाते थे। तो पहला कैटेगरी क्या था, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब यहां ये देखते हैं कि भैया डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है।
अब ध्यान से, यहां पर डायरेक्ट टैक्स क्या है? सपोज मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे गवर्नमेंट क्या कर रही है? सैलरी देती है हर मंथ काम करने का। तो यानी यहां पर गवर्नमेंट ने एक इनकम टैक्स का सिस्टम भी बना रखा है, कुछ स्लैब वहां पर बना रखे हैं कि जिसकी सैलरी इस रेंज में आएगी उसे इतना रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो आदमी इनकम ले रहा है अपना मंथली गवर्नमेंट से, अगर वो उस स्लैब में आ गया तो उसे उस पैसे का कुछ जो टैक्स लगेगा, जो भी परसेंट लगेगा, उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, है ना। उसी तरह यहां पर दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। सपोज मान लीजिए कोई आदमी अपनी कंपनी रन कर रहा है, तो उसे अपनी कंपनी रन करने के लिए गवर्नमेंट के क्या है? कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। यानी उस गवर्नमेंट के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उसे क्या है? गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा उस जगह पर, या फिर उस चीज के लिए काम करने के लिए। तो यानी कॉर्पोरेट रन करने के लिए क्या है? उसे कुछ टैक्स देना पड़ रहा है ना, अपनी कंपनी को रन करने के लिए। तो उसे हम कहते हैं क्या? कॉर्पोरेट टैक्स। तो यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो हमें सामने से दिखती हैं, है ना। यहां पर हमारा इनकम हमें सामने से दिख रहा है कि कितना है, गवर्नमेंट को भी दिख रहा है, तो गवर्नमेंट क्या उस चीज पर हमसे डायरेक्ट टैक्स ले लेती है। और एक बात आप ध्यान रख लें कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसे देने में बहुत दर्द होता है ना। क्यों? काफी दर्द होता है, क्योंकि यहां पर सामने से दिखता है, अरे यार इतना रुपया लग रहा है ना। तो आदमी क्या करते हैं? अरे बचा लो मुझे, या फिर किसी तरह से कुछ भी अरेंज करो जिससे कि मुझे कम टैक्स देना पड़े। या फिर कितने आदमी तो कई कई तरीके के जुगाड़ भी लगाते हैं, कई तरीके से, कहीं कुछ बिल निकाल लिया, कहीं पर कुछ दिखा दिया पेपर, इस तरह से, ताकि उनका जो टैक्स है वो बचे, है ना। तो ये क्या है? इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आते हैं। वहीं पर जो दूसरा टैक्स है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। और दूसरी एक और बात बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स ना डायरेक्ट टैक्स से अधिक पे कर जाते हैं हम, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट टैक्स हमें सामने से अधिक दिखता है ना। हमें यहां सामने से दिखता है, लगता है अरे यार एक टाइम पे मुझे इतना 50,000 60,000 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो ये हम एक साल के अंदर जितना डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते, उससे कहीं ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स को पे कर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम इसे टुकड़ों टुकड़ों में पे करते हैं, है ना। सपोज मान लीजिए आप इस पेन को खरीद रहे हैं, या फिर कोई साबुन खरीद, कुछ भी सामान जो मार्केट से आप लेकर आ रहे हैं, या फिर आप किसी होटल में खाने चले जाइए, आपका बिल आ जाएगा 1,000-2,000 रुपए, है ना। तो वहां क्या होता है? वहां पर अगर दुकानदार मुझे ये कहेगा, होटल वाला अगर ये मुझे ये कहेगा कि आपका बिल आया है 1,800 रुपए और 200 रुपए आपका टैक्स है, तो वहां पर काफी हमें दर्द होगा। अरे यार 200 रुपए मांग रहा है, ऐसे क्यों मांग रहा है ना, हम कैसे देंगे, नहीं देंगे। अगर वहां पर दुकानदार आपको डायरेक्टली अगर ये बोल देता है कि नहीं भैया आपका बिल जो आया है वो 2,000 रुपए है, तो हम कुछ पूछते भी नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं? 2,000 रुपए पे कर देते हैं। अगर हमें कोई दिखा देता है भैया यहाँ टैक्स लग रहा है, तो हमें काफी दुख लगता है। लेकिन हमें वहीं अगर कोई बोल देता है कि नहीं आपका बिल डायरेक्ट इतना है, तो हम डायरेक्टली पे करके खुशी खुशी वहां से निकल लेते हैं। यानी यहां आप ये समझिए कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना पे कर देते हैं एक साल के अंदर। यानी आपका जो इनकम होता है सालाना, उसके आधार पे आप जो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, कुछ 50-60 हजार रुपए लग जाए, सपोज मान लीजिए किसी आदमी का। लेकिन एक आदमी डेली बेसिस पर मार्केट से कितनी चीजें लेकर आता है अपने घर में, और हर चीज पर चाहे 1 रुपए टैक्स लगे, 10 रुपए लगे या 5 रुपए लगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टैक्स तो भैया लग रहा है, यानी बार बार लग रहा है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? हम इनडायरेक्टली हम देते ही चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या है? ये हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हमें क्या है यहाँ पर कुछ भी क्या एहसास नहीं होता है। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। अब चलिए इसे देख भी लेते हैं एक बार। पेड बाय कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे बाय गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी हम किसी भी चीज को खरीदते हैं मार्केट से, या फिर किसी भी सर्विस को हमें प्रोवाइड की जाती है, कोई भी सर्विस, उस चीज के लिए क्या है? हमसे पैसा लिया जाता है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम समझेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको इतनी बातें अभी समझ में आ गई है तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब बात समझिए, यहां पर अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो उस पर मुझसे कुछ टैक्स लिया जा रहा है। वो टैक्स लगा कौन रहा है? वो टैक्स लगा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। हम उस पैसे को जो पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को पैसे पे कर रहे हैं। इस चीज को हम अभी देखेंगे भी एग्जाम्पल के थ्रू, आखिर किस तरह से हम जो सामान खरीद रहे हैं और उस पर हम जीएसटी भर रहे हैं, आखिर वो कैसे गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। चलिए यहां पर क्या पहला पॉइंट लिखा है? इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। मतलब जब हम टैक्स को पे करते हैं यहां पर, या फिर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कि हम इस सामान पर कितना टैक्स दे रहे हैं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट का यूज होता है वो सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। कि इतना परसेंट टैक्स लग रहा है आपको, इस पैसे पर, इस रुपए पर इतने रुपए आपको टैक्स भर देने हैं। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है?
परसेंटेज ऑफ टैक्सेस आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर गवर्नमेंट डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल, यहां पर क्या है, गवर्नमेंट ही इंपोज कर रही है टैक्स किसी भी चीज पर। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं अभी इस चीज पर हम जो टैक्स ले रहे हैं वो कहीं अधिक हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नमेंट अपनी डिसीजन बदल सकती है कि इस चीज पर टैक्स को बढ़ा दो या फिर घटा दो। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टैक्सेस आर कंप्यूटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट अ पर्टिकुलर परसेंटेज प्रोनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि हम जिस चीज को खरीद रहे हैं, यानी जिस पैसे को हम क्या कर रहे हैं, जिस सामान को क्या है हम जितने रुपए में खरीद रहे हैं, हम जितने रुपए में खरीद रहे हैं उसी रुपए पर हमें क्या है यहां पर टैक्स भरना पड़ रहा है। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे अभी मैंने कहा था ना, इस पेन का दाम 5 रुपए है, इस पेन को मैंने 5 रुपए में खरीदा तो इस पेन पर मैंने 1 रुपए टैक्स भरा, तो मतलब मैंने पेन को 5 रुपए में खरीदा, जितने रुपए में मैंने खरीदा उसी रुपए पे तो मैंने टैक्स भर दिया। होप सो आप बातें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां जो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टैक्सेस वी नीड टू नो द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। मतलब हम यहां जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी सामान के ऊपर कितना लग रहा है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके उन सभी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। पहला है डीलर। अब बात समझिए, सपोज मान लीजिए कि यहां पर एक बहुत बड़ा दुकानदार है जिसे हम कहेंगे होलसेलर, है ना। तो क्या होता है, एक आदमी जिसका छोटा दुकान है वो जाता है इस होलसेलर के पास और वहां से कुछ सामान खरीद कर लाता है। बात समझिएगा, ये आदमी जिसका छोटा दुकान है वो गया बड़े दुकान वाले होलसेलर के पास और यहां से ये सामान खरीद कर लाया। तो मतलब वो आदमी जो सामान खरीद कर लाया एक बार और वापस से लाकर वो सामान बेचेगा किसको, हमें यानी कस्टमर्स को। यानी वो दुकान वाला जो कि कस्टमर्स को लाकर सामान बेचेगा, मतलब एंड यूजर्स को। यानी हम क्या है, हम सामान लेते हैं और खत्म कर लेते हैं, उसका यूज करके खत्म कर देते हैं। यानी हम क्या हुए, हम हुए एंड यूजर्स, है ना, जो कि यूज किया और सामान वहीं पर खत्म हो गई। तो यहां पर वो दुकान वाला जो छोटा दुकान वाला है जो एक बार सामान खरीद कर लाया, लेकिन वो सामान खरीद करने के बाद वापस बेच रहा है हमें यानी कस्टमर्स को, तो वही कहलाता है क्या, डीलर। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार देख भी लीजिए, अ पर्सन हु बायज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहां लिखा है दूसरा कॉस्ट प्राइस या फिर बेसिक प्राइस। अब वापस से यहीं पर आइए, ये है होलसेलर और ये क्या है, छोटा दुकानदार, यानी ये है डीलर। अब बात समझिए, यहां पर ये होलसेलर सामान बेचा किसे, इस डीलर को। ये डीलर क्या है, इस होलसेलर से सामान खरीदा, मतलब ये होलसेलर क्या है, इस डीलर को सामान बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है। यानी होलसेलर के लिए यहाँ जो प्राइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस का काम करेगी, मतलब वो प्राइस जिस पर कि होलसेलर इस डीलर को बेच रहा है सामान। सपोज मान लीजिए एक सामान है, उसका दाम कुछ 20 रुपए है, 20 रुपए पर क्या है ये सामान बेच रहा है और 20 रुपए पर क्या है ये डीलर होलसेलर से सामान खरीद रहा है। तो यानी वो 20 रुपए इस डीलर के लिए, वापस से बोल रहा हूं, वो 20 रुपए इस डीलर के लिए सीपी का काम करेगा, कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस सामान के लिए उतना पैसा दे रहा है, यानी उतने पैसे का सामान है, उतने कॉस्ट का सामान है, ये पैसा उस पर उतना लगा रहा है। मतलब इस डीलर के लिए वो पैसा जो कि होलसेलर के लिए वो पैसा एसपी यानी सेलिंग प्राइस का काम करेगा, वो इस डीलर के लिए सीपी का काम करेगा। होप सो आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब चलिए, अब क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट यहां लिखा है लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और प्रिंटेड प्राइस और कोटेड प्राइस। ये कहना क्या चाह रहा है, समझिए, हम जैसे भी कोई भी डब्बा सामान खरीदा हमने, ठीक है, उस डब्बे पर क्या है, उसका अपना कुछ दाम लिखा रहता है, 5 रुपए 20 रुपए 60 रुपए कुछ भी लिखा रहता है। यानी उस डब्बे पर क्या है, उसका अपना दाम लिखा है, यानी प्रिंटेड कॉस्ट है। तो वहां पर वो जो प्रिंटेड कॉस्ट है ना, उसे ही हम कहते हैं क्या, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, या फिर आप प्रिंटेड प्राइस कह लो या फिर कोटेड प्राइस कह लो। एक बार आप देख भी लीजिए यहाँ क्या लिखा है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मार्क्ड, है ना, उस पर जितना भी दाम लिखा हुआ है वही उसका क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर अगला पॉइंट क्या है, डिस्काउंट। तो देखते हैं क्या लिखा है डिस्काउंट में, इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक और फॉर सम अदर रीजंस शॉपकीपर्स ऑफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस एज डिस्काउंट। मतलब यहां क्या कह रहा है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। अब बात समझिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक सामान है, इसका दाम है कुछ 40 रुपए, ठीक है, इसका दाम क्या है, कुछ 40 रुपए। अब यहां पर दुकान पर कोई आदमी आया, वो बोला मुझे ये सामान दो,
जब ये इस सामान को खरीदना चाह रहा है तो मुझसे पूछा ये जो आदमी आया कि इसका दाम कितना है, तो मैं यहां पर तो दुकानदार हूं, मैंने कहा कि इसका दाम क्या है, 40 रुपए है। तो ये क्या करेगा, अब बार्गेनिंग करना शुरू करेगा। जब ये बार्गेनिंग करना शुरू करेगा तो ये बोलेगा कि नहीं मुझे 40 में नहीं, मुझे 30 में दे दो। तो यहां पर फिर मैं क्या बोलूंगा, नहीं मैं 30 में तो नहीं दे सकता, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको ये चीज 35 रुपए में दे सकता हूं। अब बात समझना मेरी, 40 था दाम, इसने कहा 30 में दे दो, मैंने कहा नहीं आप इतना भी कर रहे हैं जिद, तो मैं आपको 35 में दे दूंगा। तो अब ध्यान से, कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि उसे लॉस हो जाए। तो यानी अगर ये 40 का सामान यहां दिख रहा है और मैं इसे 35 में बेचने के लिए रेडी हो गया हूं, तो निश्चित है इस 35 रुपए पर भी मुझे क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। होप सो आप बात समझ रहे होंगे, यानी इस 35 रुपए भी मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा। तो चलिए उस प्रॉफिट को भी अभी साइड कीजिए। यहां दाम था 40, मैं आ गया 35 पर, यानी 5 रुपए यहां पर मैंने क्या है, छोड़ दिया। किसके लिए, इस आदमी के लिए, इस आदमी के कहने पर मैंने क्या किया, 5 रुपए छोड़ दिया। इस 40 रुपए में जो 5 रुपए मैंने छोड़ा ना, वही 5 रुपए हो गया अपना क्या, डिस्काउंट। होप सो आप बात समझ गए होंगे। और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि डब्बे पर जितना दाम रहेगा आप उस पर ही तो छूट दे सकते हैं ना। होप सो आप बात समझ रहे हैं। 40 रुपए है, इसी 40 रुपए पर तो आप छूट देंगे कि और किसी रुपए पर छूट दे देंगे, नहीं देंगे ना। जो डब्बे पर लिखा है उस पर ही मैंने 5 रुपए छोड़ा, तो वो 5 रुपए क्या हो गया, यहाँ पर डिस्काउंट के लिए काउंट हो गया। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है सेलिंग प्राइस, यानी इसे हम कहते हैं एसपी या फिर सेल प्राइस। अब ध्यान से, प्राइस एट विच अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स विद डिस्काउंट इफ एनी। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां मैं जो कह रहा हूं वापस से उसी वाले एग्जांपल पर आइए जो मैंने आपको पहले दिया था, एक होलसेलर और एक डीलर के बीच। ये डीलर क्या करेगा, इस होलसेलर के पास गया और इससे क्या हुआ, एक सामान खरीदा। इस होलसेलर ने इसको एक सामान बेचा, कितने रुपए में बेचा था, 20 रुपए में बेचा था। यानी जो आदमी बेचेगा, ध्यान से, जो आदमी सामान बेचेगा वो 20 रुपए उसके लिए एसपी बन जाएगा, और जो आदमी सामान खरीदेगा उसके लिए ये 20 रुपए सीपी बन जाएगा। तो यहां पर सामान खरीदने कौन गया था, ये डीलर गया था। ये डीलर इस होलसेलर से सामान खरीदा, कितने में खरीदा, 20 रुपए में। तो इस डीलर के लिए ये 20 रुपए कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, क्योंकि इतने में इसने खरीदा। लेकिन यहां जो ये होलसेलर है, इस होलसेलर ने उसी सामान को 20 रुपए में डीलर को बेचा, यानी क्या किया, सेल किया। यानी इसने अगर सेल किया तो ये 20 रुपए इस होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगा। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो फिर सब कुछ हो गया यहां पर। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। भैया ये क्या चक्कर है, अब बात समझिए, वापस से डिस्काउंट के एग्जांपल पर आइए। यहां पर 40 रुपए डब्बा पर लिखा था, इस 40 रुपए पर मैंने क्या हुआ, 5 रुपए छोड़ दिया, बेचे कितने में, 35 रुपए में। यानी 40 रुपए में मैंने 5 रुपए क्या है, छूट दे दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए पर बेचा, 35 रुपए पर। यानी आप ध्यान दीजिए, इस 40 रुपए में मैंने 5 रुपए घटाया तो ही तो ये 35 रुपए आया है कि नहीं। इस 40 रुपए में जब मैं 5 रुपए घटा रहा हूं तभी तो ये 35 रुपए आ रहा है। और इस 35 रुपए पर मैं क्या कर रहा हूं, ये सामान बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं। यानी ये 35 रुपए जो हो गया यहां पर सेलिंग प्राइस हो गया। ये 5 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और ये 40 रुपए क्या हो गया, एमपी हो गया। आप यहां देखिए, एमपी में से यानी मार्क प्राइस में से मैंने डिस्काउंट को घटाया, तभी तो यहां पर हमारा सेलिंग प्राइस यानी एसपी आ रहा है। वही चीज तो यहां लिखा हुआ है, क्या, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओ तभी तो हमारा एसपी आएगा। होप सो आप बात समझ गए होंगे। और यहां पर जब हम एमपी में से डिस्काउंट को घटाते हैं तो वहां जो अमाउंट निकल कर आता है वो होता है एसपी के बराबर। लेकिन उस अमाउंट पे मैंने डिस्काउंट दिया है तो उसे हम क्या, डिस्काउंटेड प्राइस भी कहते हैं। होप सो आप बात इतनी समझ गए होंगे। और दूसरी एक और बात यहीं पर आप समझ लीजिए, अगर हमने कोई सामान, सपोज मान लीजिए किसी सामान का दाम 40 रुपए है, सपोज मान लीजिए, और मेरे से कोई खरीदने आया और ये मुझे बोलेगा कि इस पर छूट दे दो, मैं बोलूंगा कि इस पर डिस्काउंट जो है 0% है, ये 40 रुपए का सामान है, आप 40 रुपए में नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। मतलब यहां पर डिस्काउंट क्या हो गया, 0% हो गया यहां, यानी डिस्काउंट है ही नहीं। तो डिस्काउंट जैसे ही 0 हो गया तो वहां पर जो मार्केट प्राइस होगा ना, वो भैया अपना सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो यानी उस कंडीशन को भी याद कर लीजिए
कि कब मैग प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, जब हमारा डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वहां पर अगर किसी सामान पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो उस केस में जो डब्बे पर दाम लिखा यानी मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए यहां जो हमारा अगला पॉइंट है उसे देखते हैं। यहां क्या कह रहा है, डेफिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब चलिए देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। यहां पर सबसे पहले देखते हैं गुड्स। गुड्स क्या है, एनीथिंग विच कैन बी टेकन यानी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब समझिए, मैं गया दुकान से सामान खरीदा, ये पेन मान लीजिए, साबुन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उस चीज को मैं उठाया और लेकर घर आ गया। यानी वहां जो मेरा सामान हुआ, यानी साबुन बोलिए, पेन बोलिए, बिस्किट बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो क्या हो गया, वो एक गुड्स हो गया। होप सो आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर अब नोट लिखा है, चलिए इस नोट को देखते हैं। गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और बॉन्ड। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जो भी गुड्स है वो मनी और सिक्योरिटीज क्या है, इंक्लूड नहीं करता है। और गुड्स क्या है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब ध्यान से, यहां पर जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सर्विसेज का। सर्विसेज क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एटसेट्रा। अब आप बात समझिए, आप कहीं जाते हैं बैंक में, है ना, तो बैंक में क्या है, आप पैसा जमा करते हैं। जब आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसके लिए आपको काफी फैसिलिटीज देता है, कुछ बहुत सारी सर्विसेज देता है। आप कभी भी बैंक जाते हैं, बैंक आपको सर्विसेज देना शुरू करता है। उसी तरह यहाँ इंश्योरेंस के लिए है, इंश्योरेंस में भी क्या है, आप पैसे लगाते हैं, इंश्योरेंस वाले आपको क्या है, काफी फैसिलिटीज देते हैं, सर्विसेज देते हैं आपको। अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपने इतना जमा किया, उसके लिए इंश्योरेंस वाले क्या आपको, आप इतना क्लेम कर सकते हैं तो आपको उतने की हेल्प कर देंगे। उसी तरह आप समझ लीजिए हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में जाते हैं आप, पैसे देते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल ऐसा थोड़ी आपने उनको पैसे दिया तो आपको पैसे ही लौटा देगा, नहीं, वो वहां पर क्या है, आपको सर्विस देते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो क्या है, वो सभी सर्विसेज हैं। यानी यही सभी चीजें क्या है, यहां पर बोल रहा है सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। होप सो आप बात समझ गए होंगे। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है, उसे चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम 1 जुलाई 2017 onwards, the government of India has abolished all such indirect taxes and introduced a new indirect tax called GST। ध्यान से, GST किस कैटेगरी में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है। और यहां पर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्यों हटाना पड़ा और वहां उसने क्यों सोचा कि मैं वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम लेकर आऊं, जीएसटी, तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहां से एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1 जुलाई 2017 के बाद। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है, पहले हमसे वैट लिया जाता था, एक्साइज टैक्स लिया जाता था, सर्विस टैक्सेस लिए जाते थे, और भी काफी टैक्सेस थे। ये सभी हमसे क्या है, इंडिविजुअली लिए जाते थे अलग अलग चीजों पर। तो होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वन नेशन है तो इसके लिए एक ही टैक्स होना चाहिए, और हर जगह क्या है, हर सामान पर एक ही टैक्स लागू कर दिया। अगर सपोज ये पेन है तो हमारे को अगर ये झारखंड में 5 रुपए में मिल रही है, अगर मैं महाराष्ट्र में भी जाऊंगा तो ये पेन का मुझे कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, 5 ही रुपए देना पड़ेगा। चलिए अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। यहां पर चलिए जीएसटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल, वन नेशन वन टैक्स के सिस्टम के लिए इसे क्या है, लागू किया गया है, तो इसीलिए क्या है, थ्रू आउट द कंट्री ये क्या है, एप्लीकेबल है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जीएसटी इज टू बी लेविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी जीएसटी क्या है, हर एक स्टेप पर लगेगा। कैसे लगेगा अभी हम देखेंगे। तो वही चीज यहां कह रहा है कि हम जितनी बार ट्रांसफर करें या सेल करें, कुछ भी करें, हर एक स्टेप पर जितनी बार करेंगे हमें क्या है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब चलिए बात दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यहां क्या कह रहा है, जीएसटी इज अ कंजम्पशन फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड टैक्स which is levied when one by transfer goods or services or both। बिल्कुल, यहां पर जो ऊपर वाला पॉइंट है ऑलमोस्ट उसकी तरह ही है। चलिए इन सभी पॉइंट्स को अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हर एक स्टेप पर हमारा जीएसटी लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने पीछे जो पॉइंट्स देखा उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सपोज मान लीजिए हम कोई भी सामान यूज करते हैं ना, क्योंकि हम तो एंड यूजर्स हैं, यानी हम तो कस्टमर्स हैं, तो हम तक जो सामान पहुंचता है वो टोटल 4 स्टेप्स में पहुंचता है।
पहला मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को आता है, दूसरा होलसेलर से डीलर और डीलर से हम तक पहुंचता है। यानी कितना हो गया, 1 2 3, यानी चौथे हम है, यानी 4 टाइम हम पे पहुंचता है सामान। अब चलिए आखिर ये सामान कैसे पहुंचता है हम तक और हमें कैसे इस पर टैक्स भरना पड़ता है वो चीज हम देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, और वो एक मोबाइल यहाँ पर क्या कर रहा है, बना रहा है, यानी मैन्युफैक्चर कर रहा है। और यहाँ पर उस मोबाइल को जब वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसने क्या किया, उस मोबाइल का दाम रख दिया कुछ 20,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, सपोज मान लीजिए 5% का जीएसटी लगा रखा है उस मोबाइल पर, ठीक है, यानी उस तरह के जितने भी मोबाइल्स हैं उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, 5% का जीएसटी लगा रखा है। अब यहां समझिए बात कि 20,000 का 5% निकालते हैं तो हो जाता है 1,000 रुपए। अब क्या है, इस मैन्युफैक्चरर से क्या है, ये होलसेलर आएगा मोबाइल को लेने के लिए। अब जब ये होलसेलर इस मैन्युफैक्चरर से मोबाइल लेगा तो ये खाली क्या 20,000 रुपए इसको देगा? नहीं, ये 20,000 रुपए मोबाइल का तो दे देगा, लेकिन इसे एज अ टैक्स ये 1,000 रुपए भी देने पड़ जाएंगे। होप सो आप बात समझ गए। तो यानी ये होलसेलर जब इस मैन्युफैक्चरर से खरीदा मोबाइल तो 20,000 में मोबाइल तो खरीदा, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसे इस 20,000 पर 5% का टैक्स देना पड़ा जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखा है इस मोबाइल पर। वो कितना दे दिया इसने, 1,000 रुपए, वही क्या है यहाँ पर जीएसटी है। अब बात समझिए आगे, जब ये होलसेलर उस मोबाइल को लेकर आ गया, अब वो क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचेगा तो उससे लेने आएगा डीलर या रिटेलर। अब ध्यान से, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे क्या है, लॉस हो, तो वो क्या करेगा, जो इस मोबाइल के ऊपर 20,000 का एमआरपी लगा था, अब उस एमआरपी को ये 20,000 के जगह अपना कुछ 1,000 रुपए प्रॉफिट बनाएगा और इस 20,000 रुपए को ये कन्वर्ट कर देगा 21,000 रुपए में। आप बात समझिए, कोई भी दुकानदार नहीं चाहता कि उसे क्या हो, लॉस हो, तो वो क्या करेगा, जो उसके ऊपर एमआरपी लगा था 20,000 का, वो क्या करेगा, उसे अब 21,000 का बना देगा, खुद का 1,000 रुपए प्रॉफिट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले यहाँ पर भैया 1,000 रुपए लॉस कर लिया है जीएसटी के लिए, समझ रहे हो बात, टैक्स दे दिया है। अब इसे अपना वापस तो चाहिए ना पैसा, कि नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या करेगा, ये 1,000 रुपए और इस पर बढ़ा कर लेगा। अब ध्यान से सुनिए, अब इसका एमआरपी कितना हो गया मोबाइल का, अब एमआरपी हो गया मोबाइल का 21,000 रुपए। अब जो यहाँ पर डीलर और रिटेलर खरीदने आएगा मोबाइल इस होलसेलर से, तो ये होलसेलर उसे क्या करेगा, इस 21,000 रुपए में मोबाइल बेचेगा। लेकिन वहीं पर अब जब ये 21,000 पर ये मोबाइल बेच रहा है तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5% का टैक्स लगा रखा है इस मोबाइल पर, यानी अब इस होलसेलर को ये डीलर सिर्फ 21,000 रुपए ही नहीं देगा, साथ ही साथ कुछ जीएसटी देगा, यानी इस 21,000 का 5% जीएसटी उसे पे करना होगा इस होलसेलर को। तो यहां पर ये रिटेलर जब 5% का 21,000 का जीएसटी पे करेगा तो कुल 1,050 रुपए और एक्स्ट्रा देगा, किसको, होलसेलर को। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से, अब जब डीलर या रिटेलर कुछ भी बोलिए, वो मोबाइल खरीद कर ले आया, वो कितने मोबाइल खरीद कर लाया, वो मोबाइल तो 21,000 का लेकर आया, लेकिन उसे एक्स्ट्रा कितना लग गया, 1,050, किसके रूप में, जीएसटी के रूप में। अब वो क्या काम करेगा, अब वापस से ये भी क्या करेगा, सोचेगा मैं भी अपना प्रॉफिट निकाल लूं। तो यानी यहां जिसने क्या है 1,050 रुपए दे दिया है इसने जीएसटी के रूप में, अब ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, अपना कुछ 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर 1,050 रुपए दे दिया जीएसटी के रूप में। अब क्या कर रहा है, ये 1,000 रुपए अपना एज अ प्रॉफिट इस एमआरपी में जोड़ ले रहा है, यानी अब एमआरपी कितना हो गया, 21,000 से 1,000 रुपए और बढ़ गया, यानी अब एमआरपी हो गया हमारा 22,000 रुपए। यानी ये डीलर क्या कर रहा है, इस 20,000 के मोबाइल के एमआरपी को कितने में कन्वर्ट कर दिया, 22,000 के एमआरपी में। अब बात समझिए, अब इससे क्या है, हमें सामान बेचना है, यानी हमें मोबाइल बेचना है, हमें मोबाइल चाहिए। जब हम जाएंगे रिटेलर के पास मोबाइल खरीदने तो ये क्या हमें मोबाइल 22,000 में दे देगा, नहीं। अब ये क्या है, 22,000 रुपए तो एमआरपी लगा, अब इस एमआरपी पर हमें क्या है, अब जीएसटी भी देना पड़ेगा भैया, बात समझिए, इस एमआरपी पे क्या है, हमें जीएसटी देना पड़ेगा। कितने का, 5% का जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा रखा है। तो ये 22,000 का 5% निकला हमारा 1,100 रुपए। यानी आप ये समझिए कि जो मोबाइल स्टार्टिंग में 20,000 का बना था, अब उस मोबाइल का दाम हम तक पहुंचते पहुंचते 22,000 रुपए प्लस 1,100 रुपए और जुड़ जाएगा तो 23,100 रुपए हो गया। समझ रहे हो बात। अब हमें क्या है, फाइनली इस डीलर या रिटेलर को कितने रुपए में इस मोबाइल को देकर खरीदना होगा, 23,100 रुपए में। अब ध्यान से, यहां पर हमने कितना रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, यानी टैक्स दिया, या फिर दिया या नहीं दिया, या फिर हमने जो ये 23,100 रुपए यहाँ पे किए मोबाइल के, क्या गवर्नमेंट तक हमने जितना ये 1,100 रुपए जीएसटी भरा है, क्या ये गवर्नमेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसे भी एनालाइज करके आगे देखते हैं।
अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या था, मैन्युफैक्चरर था, उसके बाद क्या था, होलसेलर था, उसके बाद डीलर या रिटेलर था, उसके बाद हम थे क्या, कंज्यूमर्स। अब ध्यान से, सबसे पहले जब मैन्युफैक्चरर ने मोबाइल बेचा तो उसने इस होलसेलर से कितना जीएसटी लिया था, कितना लिया था, 1000 रुपए लिया था ना। क्यों, होलसेलर ने 5% जीएसटी दिया था ना, 20,000 रुपए का, 20,000 का फोन था, अभी हमने पीछे देखा था। तो क्या है, यहां पर होलसेलर ने जो मैन्युफैक्चरर को 1000 रुपए जीएसटी के रूप में दिया, यानी टैक्स के रूप में दिया, ये मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट से लिंक्ड अप है, तो ये क्या करेगा, जो 1000 रुपए है वो डायरेक्टली क्या करेगा, लेकर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे देगा। अब ध्यान से, उसके बाद देखिए वापस से होलसेलर ने 1000 रुपए टैक्स पहले दे दिया है। अब क्या होगा, इस होलसेलर के पास आएगा डीलर। अब ये डीलर क्या करेगा, इस होलसेलर को कितना ये जीएसटी टैक्स के रूप में दिया, 1050 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा, 1050 रुपए इस डीलर ने इस होलसेलर को एज ए जीएसटी दिया हुआ है, और ये होलसेलर ऑलरेडी 1000 रुपए टैक्स भर चुका है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो अब ये होलसेलर क्या गवर्नमेंट को टोटल 1050 रुपए ही देगा, नहीं, अब ये गवर्नमेंट को 1050 रुपए नहीं देगा। ऑलरेडी इस होलसेलर ने क्या है, 1000 रुपए पे कर दिया है मैन्युफैक्चरर को, और ये 1000 रुपए गवर्नमेंट तक पहुंचा चुका है ये मैन्युफैक्चरर। यानी होलसेलर के पास जो टैक्स निकल कर आया 1050 रुपए। तो अब क्या करेगा, 1050 से इस 1000 को माइनस कीजिए, कितना बचा, 50 रुपए। यानी अब इस होलसेलर को सिर्फ 50 रुपए ही गवर्नमेंट को पे करना है एज अ टैक्स। समझ रहे हो बात, क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी 1000 रुपए पे कर दिया है। हाँ ठीक है, इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया, लेकिन मैन्युफैक्चरर को तो इसने पे किया है, और ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। अब ये क्या है, जीएसटी तो भैया अपना इनडायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्टली होलसेलर क्या है, पे नहीं कर रहा, ये मैन्युफैक्चरर की हेल्प से क्या है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। समझो बात। उसी तरह क्या है, यहां पर डीलर ने 1050 रुपए इसे दिया जीएसटी, और 1000 रुपए इसने पहले ही दे दिया था। अब इसे 1050 में से और कितना देना पड़ेगा, खाली 50 रुपए देना पड़ेगा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। समझ रहे हो बात। अब ध्यान से सुनिए, जब ये डीलर लेकर आ गया फोन, तो इस डीलर से हम यानी कंज्यूमर खरीदने गए, तो हमने कितना रुपए जीएसटी दिया इसे, 1100 रुपए। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये डीलर ऑलरेडी 1050 रुपए दे चुका है किसको, होलसेलर को एज अ जीएसटी। तो ये डीलर अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, यानी जीएसटी देगा, इस बात को समझिए। यानी कंज्यूमर ने जब इससे फोन खरीदा तो कंज्यूमर ने 1100 रुपए इसको जीएसटी दिया, लेकिन इसने 1150 रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है। यानी 1100 रुपए में से 1050 रुपए इसने पहले ही पे कर दिया है। इसे और कितना रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, इस जीएसटी के रूप में। यानी इस 1100 में से इस 1050 रुपए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो फिर वापस से आया 50 रुपए। यानी इस डीलर को भी अब सिर्फ गवर्नमेंट को 50 रुपए ही टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने होलसेलर को ऑलरेडी 1050 रुपए पे कर दिए हैं टैक्स के रूप में। समझ रहे हो बात। अब आ गया हम पर बात, ये कंज्यूमर, क्या हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं? डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करते, यानी 0 रुपए टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट को, डायरेक्ट की बात करें। लेकिन इनडायरेक्टली जो हमने टैक्स पे किया, भैया देखो 1100 रुपए टैक्स पे कर दिया है। होप सो आप यहां से एनालाइज करने में सक्षम होंगे। अब दूसरी बात, ये जो 1100 रुपए टैक्स भरा हमने, अब इसे जोड़कर देखते हैं क्या सही में ये 1100 रुपए पहुंचा कि नहीं पहुंचा गवर्नमेंट तक। अब ध्यान से, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को 1000 रुपए टैक्स दिए तो 1000 रुपए दिए, होलसेलर ने गवर्नमेंट को 50 रुपए टैक्स दिए तो हाँ 50 रुपए टैक्स दिए, डीलर ने गवर्नमेंट को 50 रुपए टैक्स दिए तो ठीक है 50 रुपए टैक्स दिए, और हमने गवर्नमेंट को 0 रुपए टैक्स दिए डायरेक्टली। यानी ये सभी क्या थे, डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो अब इसे जोड़िए, 50 + 50 100, और यहां लिखा है 1000, यानी 1000 + 100 1100। यानी जो हमसे 1100 रुपए जीएसटी के रूप में लिया गया, यानी वो गवर्नमेंट तक क्या किया गया, पहुंचा दिया गया है। होप सो इस कैलकुलेशन से आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। यहां पर हमने ये तो देख लिया किस तरह से जीएसटी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन यहां पर एक और बात गौर करने वाली है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर मैन्युफैक्चरर ने फोन बनाया और उसका दाम क्या रखा, 20,000 रुपए। अब ध्यान से, ये होलसेलर को कितने में बेच रहा है, इसी 20,000 रुपए में बेच रहा है। जीएसटी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, जीएसटी तो बाद में, ठीक है, पहले जो कह रहा हूं उसे ध्यान दीजिए। ये 20,000 रुपए में ही इस होलसेलर को बेच रहा है, यानी ये होलसेलर इससे 20,000 रुपए के एमआरपी पर ही खरीद रहा है। उस पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, उसे अभी साइड रखिए।
उसके बाद ये होलसेलर लाया। ये होलसेलर क्या है, इस 20,000 रुपए को 1,000 रुपए प्रॉफिट जोड़कर 21,000 का बनाता है। यानी ये होलसेलर अब इस डीलर और रिटेलर को ये फोन 21,000 रुपए पर बेच रहा है। इस पर जो टैक्स लगेगा वो जुड़ेगा उसमें, वो बाद की बात है, लेकिन बेच किस पर रहा है, वो 21,000 रुपए पर ही बेच रहा है ना। जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है वो तो हमको देना पड़ रहा है, ठीक है, फोर्सफुली। अब ध्यान से, उसके बाद डीलर और रिटेलर लाया, उसने इस 21,000 रुपए को बना दिया 1,000 रुपए और प्रॉफिट जोड़कर 22,000 का। यानी अब ध्यान दीजिए, यहां पर 20,000 रुपए पर ये मैन्युफैक्चर बेचा, यानी जो इसकी एमआरपी लगाई उस पर फोन बेचा, उस पर जो टैक्स लगा वो हमें एडिशनल देना पड़ा। वापस से ये होलसेलर 21,000 रुपए बना दिया इसकी एमआरपी को 20,000 से, यानी ये होलसेलर इस डीलर को वापस से इस 21,000 रुपए पर बेचा, जो टैक्स लगा वो एडिशनल हमें देना पड़ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बेच रहे हैं इसी एमआरपी पर। किस पर बेच रहे हैं, ये बेच तो भैया रहे हैं बार बार एमआरपी पर ही, लेकिन गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा 5% का टैक्स है, उस कंडीशन को उसमें हमें एक्स्ट्रा पैसे देकर फुलफिल करना हो रहा है, लेकिन बेच तो रहे हैं एमआरपी पर। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो एमपी यानी मार्क्ड प्राइस, जिसे कि हम एमआरपी बोलते हैं, माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। यहां पर कहीं भी डिस्काउंट का जिक्र नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं। यानी डिस्काउंट कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही डिस्काउंट 0 हो गया, उस केस में जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस यानी एमआरपी के बराबर हो गई। तो यानी यहां पर जितनी भी एमआरपी हमें दिख रही हैं, सभी की सभी क्या बन चुकी हैं, सभी की सभी बन चुकी हैं सेलिंग प्राइस। और इसी एमआरपी को जिसे हमने सेलिंग प्राइस में बदल दिया, उसी सेलिंग प्राइस पर क्या है, जीएसटी बार बार कैलकुलेट हो रहा है। तो यहां से यही बात क्लियर करनी थी, जो जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो चलिए उस पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए वही बात यहां पर नोट पॉइंट में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस। हमने देख लिया अभी कैसे। और ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, मार्क्ड प्राइस यानी एमपी माइनस डिस्काउंट के बराबर, इफ एनी। अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो लगाएंगे, नहीं दिया है तो भैया ये मार्क्ड प्राइस पर ही वो चीज बिक जाएगा, और यही मार्क्ड प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा बात क्या कह रहा है, टैक्स इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स इनटू सेलिंग प्राइस। अभी हमने देखा क्या 20,000 पर क्या है 5% का टैक्स लगाकर हम ले रहे थे, यानी वो जो एमआरपी था 20,000 वही सेलिंग प्राइस बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि भैया डिस्काउंट कुछ दे ही नहीं रहा। डिस्काउंट देगा तब बात करेंगे, डिस्काउंट की नहीं देगा तो हम बात नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली एमआरपी सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी सेलिंग प्राइस पर क्या है, हम 5% का बार बार टैक्स निकाल रहे थे। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहां अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।